आईटीआई में अध्ययनरत फर्स्ट ईयर के छात्र छात्राओं, चाहे आप इंजीनियरिंग ट्रेड में हो या आप नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड में हो, पार्ट बी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स आपके लिए कंपलसरी सब्जेक्ट है। उसकी एक वीडियो 25 क्वेश्चंस की हम ऑलरेडी बना चुके हैं। ये दूसरा पार्ट है, इसमें भी 25 क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हर बार की तरह इन 25 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस टेस्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अपनी तैयारी का आकलन उस टेस्ट के माध्यम से कर सकते हैं। आज का पहला सवाल है, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट वर्ड। दे डैश गुड फ्रेंड्स। रिक्त में से सही शब्द भरें। एक इंग्लिश में आपको सेंटेंस दे रखा है, उसमें एक रिक्त स्थान दे रखा है। दे डैश गुड फ्रेंड्स, बहुवचन की बात हो रही है, बहुत सारे दोस्त हैं और ये बताया जा रहा है कि वे अच्छे दोस्त हैं। तो दे इज़ तो नहीं आ सकता, इज़ एक इंसान के लिए आता है। एम तब आता है जब आई लिखा हो, आई एम। तो पहले दो हो गए। आर, आर वो शब्द है जो हम ढूंढ रहे थे। दे आर गुड फ्रेंड्स, सेंस बन रही है ना। वॉज भी सिंगुलर पर्सन के लिए आता है। अगर भूतकाल की बात भी हो रही होती तो वर लिखा होता, क्योंकि दे की बात हो रही है, बहुवचन की बात हो रही है। तब अगर भूतकाल की भी हम सेंटेंस बनाते तो हमें वर लिखना था। वॉज सिंगुलर मतलब एक वचन के साथ आता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है A3 पर जो लिखा है आर। दे आर गुड फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक विद प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस ऑफ वर्ब। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगाई जाती है और उससे पहले इज, आर, एम ऐसे लिखा जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं हम। क्रिया के वर्तमान प्रगतिशील काल के साथ रिक्त स्थान भरना है और सेंटेंस है द ट्रेन डैश थ्रू द टनल, और हमें ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बदलना है। तो क्या बनेगा? पास्ट तो नहीं आ सकता, ये पास्ट तो पास्ट टेंस हो गया, हमें तो प्रेजेंट टेंस बताना है। इज पासिंग, एकमात्र विकल्प जो वर्तमान काल का भाव करवा रहा है वो है इज पासिंग। तो आपका सेंटेंस बनेगा द ट्रेन इज पासिंग थ्रू द टनल। ए टू आंसर सही है। तीसरा विकल्प हैड लिखा हुआ है, ये भी भूतकाल की बात हो गई। और चौथे विकल्प में वॉज लिखा हुआ है, ये भी भूतकाल की बात है। पहला विकल्प पास्ट है, वो भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है जो भूतकाल में प्रयोग की जाती है। इस प्रश्न का सही उत्तर है, रिक्त स्थान में आएगा इज पासिंग और आपका सेंटेंस बनेगा द ट्रेन इज पासिंग थ्रू द टनल। ट्रेन सुरंग में से जा रही है। अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक विद प्रॉपर इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। डैश आर यू गोइंग। उचित इंटेरोगेटिव विश्लेषण के साथ रिक्त स्थान भरें। हमें नीचे दिए हुए 4 विकल्पों में से एक सही विकल्प ढूंढना है रिक्त स्थान में भरने के लिए। आर यू गोइंग, जा रहे हो। तो जब हम कहते हैं जा रहे हो तो क्या कहते हैं? कहाँ जा रहे हो, और कहाँ को इंग्लिश में कहते हैं वेयर। वेयर आर यू गोइंग, ये सेंटेंस बनेगा। वेयर सही आंसर है। हु, विच, वॉट ये सब गलत है, यहाँ पर आएगा वेयर आर यू गोइंग। मुझे लगता है कि आपको इतना समझ में आ रहा है। आपको बिना बात लगता है कि आपकी इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर है। खूब बढ़िया इंग्लिश है आप लोगों की। अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक विद प्रॉपर प्रोनाउन। अब हमें सर्वनाम भरना है। आई मेड दिस केक डैश। रिक्त स्थान में उचित सर्वनाम के साथ भरें। आई मेड दिस केक डैश, मैंने ये केक बनाया। आगे क्या कहेंगे? खुद से, या मैंने खुद से ये केक बनाया। तो आई के साथ क्या लगेगा? माई सेल्फ। आई के साथ तो माई सेल्फ लगेगा ना। आई मेड दिस केक माई सेल्फ, मैंने अपने आप ये केक बनाया है। ये सेंटेंस बना आपका। योर सेल्फ लगता है यू के साथ। यू मेड दिस केक योर सेल्फ, अगर यू लिखा होता आई की जगह प्रश्न में तो योर सेल्फ आता। हिम सेल्फ आता है अगर ही लिखा होता। इट सेल्फ आता है अगर इट लिखा होता। क्योंकि आई लिखा है तो आई तो मैं हो गया ना, मेरे बारे में बात हो रही है, जो बोल रहा है उसके बारे में बात हो रही है, तो कहा जाएगा माई सेल्फ। तो आई मेड दिस केक माई सेल्फ, ये वन आंसर सही है। अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक विद प्रॉपर प्रोनाउन। अगेन वैसा ही क्वेश्चन है, इस बार शी लिखा हुआ है। शी मेड दिस केक, क्या आएगा? ही के लिए हिमसेल्फ आता है तो शी के लिए क्या आएगा? हर सेल्फ, राइट। तो A3 आंसर सही है। आपका सेंटेंस बन जाएगा शी मेड दिस केक हर सेल्फ। उस लड़की ने एक अपने आप बनाया, ये है वो सेंटेंस हिंदी में। A3 आंसर सही है। अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक विद प्रॉपर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही होते हैं, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, ये सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। शी हर्ट, उसने अपने आप को चोट लगा ली, तो अपने आप को लिखने के लिए शी लिखा हुआ है तो क्या आएगा? हर सेल्फ। शी हैज़ हर्ट हर सेल्फ। शी हैज़ हर्ट हर सेल्फ। A2 आंसर सही है। अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल एडजेक्टिव फॉर द गिवन सेंटेंस। द लिटिल गर्ल्स डैश आइज रिवील्ड हर मिसचीफ। दिए गए वाक्य में उपयुक्त विश्लेषण के साथ रिक्त स्थान भरें। हमें कोई विश्लेषण यानी कि एडजेक्टिव बताना है, और एडजेक्टिव क्या होता है? जो किसी चीज़ की विशेषता बता रहा हो। अब आप लाइन को दोबारा पढ़ें, क्या लिखा है? द लिटिल गर्ल्स मतलब जो छोटी बच्ची है उसकी डैश आँखें,
रिक्त स्थान आंखें, तो हमें आंखों के लिए कोई विश्लेषण चुनना है जो आंखों की विशेषता बता रहा हो। आप समझ गए सवाल। द लिटिल गर्ल्स डैश आईज रिवील्ड हर मिसचीफ। रिवील्ड होता है उसने ऐसे जाहिर कर दी, मतलब दिखा दी, दुनिया के सामने आ गई उसकी मिसचीफ, मतलब वो जो शरारतें कर रही है छोटी सी बच्ची, उसकी आंखों ने बता दिया कि ये शरारत करके आ रही है। तो ये है आपका सवाल। हमें आंखों के लिए कोई एक विश्लेषण वाला वर्ड ढूंढना है, एडजेक्टिव ढूंढना है। पहला है चबी। चबी होते हैं गाल, मोटे मोटे मुलायम मुलायम गुदगुदे जिसको हम कहते हैं, उसको कहते हैं इंग्लिश में चबी। तो आंखें तो चबी नहीं होती, अगर आंखें चबी हैं तो तबीयत खराब है, आंखें नहीं सूझती हैं। गाल मोटे मोटे हो जाते हैं जिनको पकड़ के ऐसे गाल को पकड़ा जाता है छोटे छोटे बच्चों के, उसको चबी कहते हैं। वीक आईसाइट होती है, आंखें नहीं होती, तो वीक भी गलत है। वीक आईसाइट तो सुना होगा पर वीक आइज नहीं सुना होता, राइट। तो A2 आंसर भी गलत है। शॉर्ट साइटेड वो होता है जिसको दूर का दिखाई ना दे। तो छोटी बच्ची की बात हो रही है, हम कोई अच्छा सा विश्लेषण चुन सकते हैं। ट्विंकलिंग वो होती है, वो जो एक चमक होती है ना शरारत करने के बाद बच्चों में, ट्विंकलिंग कहते हैं। जैसे सितारे टिमटिमाते हैं, तो वो जो ऐसे शरारत करने के बाद छोटे छोटे बच्चे ऐसे जल्दी जल्दी पलके झपकते हैं और टिमटिमाते हैं, उनकी आंखें चमकदार होती हैं उस समय, क्योंकि उनको लगता है कि वो बहुत अच्छा काम करके आ रहे हैं। मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ट्विंकलिंग। द लिटिल गर्ल्स ट्विंकलिंग आइज रिवील्ड हर मिसचीफ। जो छोटी बच्ची है उसकी चमकती हुई जो आंखें हैं उसने बता दिया सबको कि ये कोई शरारत करके आ रही है। अगला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल प्लेस प्रेपोजिशन। यहाँ पर हमें एक सही प्रेपोजिशन का यूज़ करना है। इन, ऑन, एट, ओवर, अंडर, ये सब प्रेपोजिशंस होते हैं। हिंदी में पढ़ लें। उपयुक्त स्थान पूर्व सर्ग। ओके, प्रेपोजिशन को पूर्व सर्ग कहते होंगे। उपयुक्त स्थान पूर्व सर्ग के साथ रिक्त स्थान भरें। माई हाउस इज़ डैश द थर्ड फ्लोर। मेरा घर तीसरी मंजिल पर है। ये तो हिंदी का सेंटेंस हुआ। अब जब हम फ्लोर की बात करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रेपोजिशन आएगा ये हमें बताना है। एट, इन, ऑन या अंडर। तो इसका सही उत्तर है ऑन, और आपका सेंटेंस बनेगा माई हाउस इज़ ऑन द थर्ड फ्लोर। ये 3 आंसर सही है। अगला प्रश्न है फिल इन द करेक्ट क्वेश्चन वर्ड। नीचे दिए हुए हैं कुछ 4, उनमें से जो सही WH क्वेश्चन है, क्वेश्चन वाला जो वर्ड होते हैं हमारे, उसको चुनना है और देखना है कि यहाँ पर कौन सा उपयुक्त बैठेगा। डैश इज द स्पीकर एट द फंक्शन। किसी फंक्शन में वक्ता है कौन पूछ, भाई यही तो पूछा। अगर सवाल पूछ रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, तब तो किसी का नाम बता दोगे या उंगली कर दोगे ये है वक्ता। लेकिन अगर ये पूछ रहे हैं कि उस फंक्शन में वक्ता कौन है, बोलेगा कौन उस फंक्शन में, डाइस पर कौन खड़ा होगा, तो पूछा जाएगा हु, कौन है वो वक्ता, राइट। तो हु कहाँ लिखा है, A4 पर लिखा है। हु इज़ द स्पीकर एट द फंक्शन, ये बना। हु सेंस बन रही है कौन, हु का मतलब कौन होता है ना, फंक्शन में स्पीकर कौन है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा A4 हु, और सेंटेंस बनेगा हु इज़ द स्पीकर एट द फंक्शन। अगला प्रश्न है लो लेवल लैंग्वेज इज़ ऑल्सो कॉल्ड। लो लेवल लैंग्वेज हम कहते हैं जो मशीन लैंग्वेज होती है। कंप्यूटर जो आप चलाते हैं या मोबाइल फ़ोन आप जब चलाते हैं, उसमें बाद में सारे ऐप्स और सॉफ्टवेयर आप जो मर्जी डाल लें उसके अंदर, लेकिन शुरुआत में कंप्यूटर को कुछ तो बता के भेजना पड़ेगा कंपनी निर्माता के द्वारा। भाई ऑन कैसे होना है, आप ऐप जब आपके अंदर इंस्टॉल हो तो आप कैसे उसको इंस्टॉल करेंगे, कहाँ करेंगे, ये सब जो बताई जाती है इसको हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं। और ये कंप्यूटर या मोबाइल या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम उसके रोम में, ROM, रीड ओनली मेमोरी में इसको सेव करके देता है, मशीन लैंग्वेज कहते हैं। और इसको हम लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। जो हायर लेवल लैंग्वेज होती हैं वो होती हैं जावा, पाइथन, C++, इस तरीके की जितने भी आपने नाम सुने हैं वो सब हायर लैंग्वेज हैं, जिसमें हम सॉफ्टवेयर लिखते हैं, एप्लीकेशन बनाते हैं, बड़े बड़े काम करने वाले सॉफ्टवेयर बनाते हैं, सोर्स कोड बनाते हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है लो लेवल लैंग्वेज, ये IT का सवाल है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सवाल है। लो लेवल लैंग्वेज इज़ ऑल्सो कॉल्ड, मैंने आपको बता दिया, उसको हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं। तो जो भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है उसके रोम में लो लेवल लैंग्वेज में, यानी कि मशीनिंग लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम डाले जाते हैं ताकि वो आगे हायर लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम्स को समझ सके और उनके अनुसार काम कर सके। A3 पर आंसर सही है। लो लेवल लैंग्वेज को हम मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रोनाउंसिएशन रिफर्स टू। उच्चारण, अरे उच्चारण हम जानते हैं, जो मुंह से शब्द हम कैसे निकाल रहे हैं, तलफ़ुज़ हम उसको उर्दू में कहते हैं। उच्चारण का क्या मतलब है? क्या वो डिप्थोंग है? डिप्थोंग एक ऐसा स्वर होता है जो संयुक्त होता है। जिस कॉन्सोनेंट आप जानते ही हैं, जो वॉवल्स के अलावा होते हैं उन्हें हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं इंग्लिश में।
जिनको हिंदी में व्यंजन कहते हैं, स्वर और व्यंजन, समझ में आ रही है। तो ऐसे ही इंग्लिश में वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो कॉन्सोनेंट भी सही नहीं है। पंक्चुएशन विराम चिन्ह कहते हैं, कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क, पीरियड, अंडरस्कोर, ये सब पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं। ऊपर के तीनों आंसर गलत हैं। उच्चारण का सही मतलब होता है ध्वनि का उत्पादन, जो हिंदी में लिखा है प्रोडक्शन ऑफ साउंड। आप कैसे किसी शब्द को बोल रहे हैं। कोई लोग स्कूल बोलते हैं, कोई लोग स्कूल बोलते हैं, कोई लोग स्कूल बोलते हैं। ये उच्चारण है कि आप उस शब्द को कैसे बोल रहे हैं। तो A4 आंसर सही हुआ। 12वां प्रश्न है, रीअरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ वर्ड्स इनटू मीनिंगफुल सेंटेंस। टीचर, स्कूल, वर्कड, शी, एज। शब्दों के निम्नलिखित सेट को सार्थक वाक्य में फिर से व्यवस्थित करें। आपको ये एक सेंटेंस के अलग अलग वर्ड्स दे रखे हैं, लेकिन उल्टे पुल्टे करके दे रखे हैं। हमें इनको एक सही क्रम में लगाना है ताकि कोई सार्थक वाक्य बन सके, कोई मीनिंगफुल सेंटेंस बन सके। तो क्या इनको रीअरेंज करके ऐसा लिखा जा सकता है, स्कूल वर्कड एज अ शी टीचर। क्या स्कूल काम कर रहा है एक महिला टीचर के तौर पर? नहीं, महिला टीचर काम कर रही है स्कूल के में, है ना, ऐसा कुछ है। तो A1 आंसर तो गलत है। शी वर्कड एज अ स्कूल टीचर, A2 आंसर सही है। अगला ऑप्शन है, शी टीचर वर्कड एज अ स्कूल, ये भी सही नहीं लगा, ये सही नहीं बन रहा है, इसका कोई मतलब नहीं बन रहा है, सेंसिबल नहीं है, ये मीनिंगफुल नहीं है। वर्कड शी एज अ स्कूल टीचर, ये भी गलत है। इन शब्दों का, दिए हुए शब्दों का जो सही अरेंजमेंट है वो A2 पर लिखा हुआ है एकमात्र, बाकी तीनों गलत हैं। सही अरेंजमेंट क्या है, शी वर्कड एज अ स्कूल टीचर, A2 आंसर सही है। अगला प्रश्न है, राइज एंड फॉल ऑफ पिच ऑफ वॉइस इज कॉल्ड। आवाज़ की पिच का उठना और गिरना क्या कहलाता है? वोवल? नहीं, वोवल तो स्वर होते हैं। आवाज़ का मतलब जो हम बोल रहे हैं उसमें जो उतार चढ़ाव होता है। भाई मेरे कहने का मतलब ये था कि ये जो उतार चढ़ाव है ना जो मैं बोल रहा हूँ, इनका पूछ रहे हैं कि इनको क्या कहते हैं। इनको इंटोनेशन कहते हैं, जो A2 पे लिखा है, और हिंदी में साफ साफ लिखा भी है, आवाज़ का उतार चढ़ाव लिखा है। क्वेश्चन में भी वही पूछा है हिंदी में, और विकल्प में भी वो लिखा हुआ है। आवाज़ की पिच का उठना और गिरना, यानी कि आवाज़ का उतार चढ़ाव, क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में? इंटोनेशन। अगला प्रश्न है, द वर्ड दैट एक्सप्रेसेस अ सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड। वह शब्द जो अचानक और मजबूत भावना व्यक्त करता है उसे, ये कैसे कैसे वर्ड होते हैं? ओहो, अच्छा, आहा, मतलब इंग्लिश में भी ऐसे वर्ड होते हैं ना। तो इन शब्दों को हम क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक, जो A2 पर लिखा है, इनको हम इंग्लिश में इंटरजेक्शन कहते हैं। ठीक है। पंक्चुएशन विराम चिन्हों कहते हैं, जैसे कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क। कंजंक्शन हम कहते हैं जब ऐसे शब्द जो दो शब्दों को जोड़ रहे हों या दो वाक्यों को जोड़ रहे हों, जैसे एंड, और, बट, इस तरीके के शब्द जो दो शब्दों को जोड़ रहे हों। राम एंड श्याम, तो इसमें एंड जो है वो राम और श्याम को जोड़ रहा है, इसको हम कंजंक्शन कहेंगे। पर हमसे तो ये नहीं पूछा हुआ, हमसे तो ये पूछा हुआ ऐसे शब्द जो एक अचानक और एक मजबूत भावना को व्यक्त करते हैं, उनको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। एपोस्ट्रोफे, एपोस्ट्रोफे उसको कहते हैं जो राम्स पेंसिल, वो राम के बाद एक एपोस्ट्रोफे एस लगाया जाता है ना, उसको हम कहते हैं जो किसी के बिलोंग होने का भाव दर्शाता है कि वो सामान किसका है। तो A2 आंसर सही है, क्योंकि हमसे पूछा गया था ऐसे शब्द जो किसी भाव को, एकदम सडन भाव को व्यक्त करें। अलास, ओह, ओह नो, इस टाइप के शब्द। अगला प्रश्न है, व्हेन यू ग्रीट हायर ऑफिशियल्स सच एज टीचर, इंस्ट्रक्टर और सुपरवाइजर, यू शुड यूज व्हाट। जब आप शिक्षक, परीक्षक या पर्यवेक्षक जैसे उच्च अधिकारियों का अभिवादन करते हैं तो आपको डैश का प्रयोग करना चाहिए। जब आप अपने सीनियर से मिलें, अपने टीचर से मिलें, प्रिंसिपल से मिलें या किसी बड़े अधिकारी से मिलें, तो निम्न में से आप क्या कहकर उनका अभिवादन करेंगे, ग्रीट करेंगे। ऑप्शन ए पे लिखा है गुड मॉर्निंग। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे ना, गुड मॉर्निंग अगर आप मॉर्निंग में जा रहे हैं, गुड आफ्टरनून अगर दोपहर को जा रहे हैं, गुड इवनिंग अगर शाम को जा रहे हैं। पर गुड नाइट नहीं कहते मिलते हुए, ये बात ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि आप रात को जा रहे हैं और मिलते हुए आप कहें गुड नाइट। गुड नाइट हमेशा जाते हुए कहा जाता है, आते हुए नहीं कहा जाता। तो ऑप्शन A1 सही लग रहा है, फिर भी देख लें। हे हेलो हाय, हे हेलो हाय इनफॉर्मल तरीके हैं ग्रीट करने के, जो आप अपने दोस्तों के साथ कर सकते हैं, उच्च अधिकारियों के साथ नहीं कर सकते। नीचे के तीनों आंसर गलत हैं। सही उत्तर है जब आप अपने उच्च अधिकारियों से मिलेंगे या सीनियर से मिलेंगे, जैसे टीचर्स, इंस्ट्रक्टर, प्रिंसिपल, ऑफिसर, सुपरवाइजर, जो भी, उनको आप गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून कह के अभिवादन करेंगे। अगला प्रश्न है, विच इज़ अ साइलेंट लेटर इन द वर्ड आंसर। आंसर आप जानते हैं, जवाब देना। इस शब्द में ऐसा कौन सा अल्फ़ाबेट है जिसकी आवाज़ नहीं आ रही? आंसर, डब्ल्यू की आवाज़ नहीं आ रही ना, है ना, तो डब्ल्यू ही आंसर सही है, क्योंकि आंसर रा की आ रही है, सर आ की भी आ रही है, सा की तो आ ही रही है। आंसर
पर डब्लू की नहीं आ रही, डब्लू साइलेंट अल्फ़ाबेट है आंसर वर्ड में। अगला प्रश्न है विच वन इज अ डूज ऑफ डिस्कशन एटिकेट्स, चर्चा के शिष्टाचारों में से कौन सा डूज है। आप लोगों को ये जरूर समझना चाहिए कि जब आप चर्चा करें तो शिष्टाचार किसको कहते हैं। आप सिर्फ अपनी बात ना कहना चाहें, सुनना भी चाहें, और ये हम सब के लिए है, मैं किसी को कह नहीं रहा हूँ, अपने लिए भी है, मेरे लिए भी है। और हम किसी को नेम नहीं कर सकते। अपनी बात को सही और मजबूत साबित करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ रूड वर्ड्स का इस्तेमाल करें। चर्चा के शिष्टाचार में से कौन सा डूज है, क्या करना चाहिए जब हम चर्चा कर रहे हों, तो अच्छे एटिकेट्स किसको कहते हैं। पहला, लूज़ योर टेम्पर, आपको गुस्सा आ जाना चाहिए, ये सही नहीं है, ये गलत है। दूसरा है लिसन टू अदर्स, दूसरों को भी सुनो, और सिर्फ सुनना नहीं है, सुनना इसलिए नहीं है कि जवाब देना है, सुनना इसलिए है कि उसकी बात को समझो, वो क्या कहना चाह रहा है उसको समझो पहले, उसके बाद अगर जवाब देना जरूरी हो तो ही जवाब दिया जाए। तो लिसन टू अदर्स, ये तो शिष्टाचार अच्छा है, सुनना चाहिए। हमें तो ये तो पूछा जा रहा है कि कौन सा करना चाहिए। डूज मतलब करना चाहिए, डोंट्स मतलब जो नहीं करना चाहिए। तो गुस्सा तो नहीं करना चाहिए, A1 आंसर तो डूज में नहीं आएगा, डूज में तो सेकंड वाला आएगा ऑप्शन, लिसन टू अदर्स, दूसरों को सुनना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है टॉक अबाउट इररेलेवेंट डिटेल्स, अप्रासंगिक विवरण के बारे में बात करना, टॉपिक के अलावा किसी और इररेलेवेंट डिस्कशन को उस समय चर्चा में नहीं लाना चाहिए। आखिरी ऑप्शन है यूज़ इम्पोलाइट और रूड लैंग्वेज, अभद्र और अशिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पर हमसे तो पूछा जा रहा था क्या करना चाहिए, वो A2 पर आंसर सही लिखा है, लिसन टू अदर्स, चर्चा में दूसरों को सुने, ध्यान से सुने, उनके विचारों को सुने, यही चर्चा का सही शिष्टाचार होता है। अगला प्रश्न है विच वन इज अ डोंट ऑफ डिस्कशन एटिकेट्स, चर्चा का शिष्टाचार कौन सा नहीं है। पिछले क्वेश्चन में डूज पूछा गया था, क्या करना चाहिए, इस बार डोंट पूछा गया है, क्या नहीं करना चाहिए। बी ओपन माइंडेड, खुले दिमाग से रहें, ये तो करना चाहिए, हमसे तो पूछा जा रहा है नहीं करना चाहिए। भाई चर्चा में आप जा रहे हैं और आपने ये मान लिया कि जो मैं कहूँगा वो सही होगा, जो दूसरे वाला कह रहा है वो मुझे सुनना ही नहीं है, उसको ओपन माइंडेड नहीं कहते, फिर चर्चा नहीं होती, फिर बहस होती है। तो ये वाला तो आंसर नहीं हो सकता, ओपन माइंडेड तो होना चाहिए। यूज़ मॉडरेट टोन, मध्यम स्वर का प्रयोग करें। आप जब भी चर्चा में भाग लें तो ना तो बहुत धीरे बोलें, उससे ऐसा लगता है आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, और ना बहुत ऊंचा बोलें ताकि दूसरे वाले डर जाएं कि भाई ये तो बहुत तेज़ तेज़ बोल रहा है, बहुत ऊंची आवाज़ में बोल रहा है। मध्यम स्वर का प्रयोग करें ताकि एक माहौल ऐसा बना रहे कि सब चर्चा करना चाह रहे हों। पर ये भी आंसर नहीं हो सकता ना, हमसे तो डोंट पूछा है, तो A2 भी आंसर गलत है, ठीक है। वो गलती से भाव में आके मेरे से निशान लग गया था। लिसन टू अदर्स, दूसरों की सुननी चाहिए, ये भी चर्चा में करना चाहिए जब आप चर्चा कर रहे हैं किसी टॉपिक में, खास तौर से व्यावसायिक जीवन में। आखिरी ऑप्शन है आर्ग्यू अननेसेसरी, बिना बात की बहस करना, ये नहीं करना चाहिए भाई चर्चा में, बिना बात की बहस क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो 18वें क्वेश्चन का सही उत्तर है हमें डिस्कशन करते हुए सही शिष्टाचार जब हम प्रदर्शित कर रहे हों तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, यही सवाल है। हमें आर्ग्यू नहीं करना चाहिए, मतलब हमें बहस नहीं करनी चाहिए अनावश्यक। अगला प्रश्न है विच वन इज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं हम, CPU को कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी फुल फॉर्म है, CPU इसको कहते हैं। कीबोर्ड तो एक इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, और हार्ड डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस है। हमसे पूछा गया था ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं, वो कहते हैं हम CPU को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 19वें क्वेश्चन का सही उत्तर है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर हम कहते हैं CPU को, A2 आंसर सही है। अगला प्रश्न है विच वन इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, निम्नलिखित में से कौन सा विस्मयादिबोधक वाक्य है। जिस वाक्य में विस्मयादिबोधक चिन्ह लग रहा हो, एक्सक्लेमेटरी मार्क लग रहा हो, वही हमारा उत्तर है। वॉट अ ब्यूटीफुल हाउस इट इज़, इसमें एक विस्मय का भाव आ रहा है कि अरे कितना खूबसूरत घर है। जब हम ऐसे बोलते हैं तो बोलते हुए तो समझ में आ जाता है कि हमें कैसा फील हो रहा है, हम क्या कहना चाह रहे हैं, पर लिखते हुए हम जब ये प्रदर्शित करना चाह रहे हैं कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है, या मतलब कुछ आश्चर्य वाला बात कुछ विस्मयादिबोधक वाला भाव जब आता है, तब हम ये निशान लगा देते हैं सेंटेंस के आखिर में या किसी वर्ड के बाद, उससे ये पता चल जाता है, इसीलिए इसको विस्मयादिबोधक चिन्ह कहते हैं। अगला ऑप्शन है इट इज़ अ ब्यूटीफुल हाउस, ये एक नरेशन है, मतलब आपने फ्लैट बोल दिया और सिर्फ एक स्टेटमेंट दे दिया, बता दिया कि हाँ ये घर सुंदर है, ये घर सुंदर है, और या ऐसे कहूँ मैं वाह क्या सुंदर घर है। दोनों के भाव के बीच में जो फ़र्क है ना, वही इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। विस्मयादिबोधक सेंटेंस कौन सा है, वो पहले वाला है। इज़ इट अ ब्यूटीफुल हाउस, ये सवाल पूछ लिया आपने, क्या ये घर सुंदर है,
इसमें कोई आश्चर्य वाला भाव नहीं आ रहा है, ये तो सीधा सीधा सवाल पूछा गया है। योर हाउस इज़ ब्यूटीफुल, चौथा ऑप्शन भी एक नरेशन है जो एक स्टेटमेंट दिया जा रहा है। तीनों आंसर नीचे के गलत हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुआ A1, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस इट इज़, और बाद में एक निशान दिखाई दे रहा है आपको, उसी को एक्सक्लेमेटरी साइन कहते हैं। अगला प्रश्न है विच वन इज़ इन एक्टिव वॉइस, सक्रिय आवाज़ में कौन सा है। एक्टिव वॉइस उसको कहते हैं जब करने वाले को पहले लिखा जाता है, जिसको हम कर्ता कहते हैं, और कर्म को बाद में लिखा जाता है। जो कार्य किया गया उसको बाद में लिखा जाता है, और बीच में आती है क्रिया, इसको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। राम हैज़ पास्ड द एग्ज़ाम, यही एक्टिव वॉइस है, क्योंकि पास किसने किया, कर्ता कौन है, राम। क्या पास किया, एग्ज़ाम को, और क्या किया, क्रिया क्या है, पास करना। तो A1 आंसर ही सही है। अभी और समझ में आ जाएगा जब अगले विकल्प देखेंगे। द बॉल वॉज कॉट बाय हिम, बॉल को उसके द्वारा पकड़ा गया। किसने पकड़ा, हिम, उसने। वो कहाँ लिखा हुआ है, सबसे आखिरी में लिखा हुआ है, तो ये पैसिव वॉइस हो गया, ठीक है। द बुक वॉज बीइंग रेड बाय हर, किताब उसके द्वारा पढ़ी गई। किसके द्वारा, उस लड़की के द्वारा, हर के द्वारा, और हर कहाँ लिखा है, आखिर में। वी वर ड्रिवन होम बाय डैड, हमें पिताजी द्वारा घर लाया गया। किसके द्वारा लाया गया, क्रिया कौन कर रहा है, कर्ता कौन है, पिताजी, जो कार चला के तुम्हें घर लेकर आ रहा है। तो डैड कहाँ लिखा हुआ है, डैडी या डैड या फादर, वो कहाँ लिखा हुआ है, एंड में लिखा हुआ है। नीचे के तीनों पैसिव वॉइस में हैं, लेकिन अगर पहले आप सेंटेंस को पढ़ें, राम हैज़ पास्ड द एग्ज़ाम, राम ने एग्ज़ाम को पास किया, तो ये एक्टिव वॉइस हुआ। अगला क्वेश्चन है विच वन इज़ अ पैसिव वॉइस। अब हमें पैसिव वॉइस बतानी है जिसमें कर्ता बिल्कुल आखिर में लिखा जाएगा, ठीक है। थर्ड वाले ऑप्शन को जरा गौर से देखें। हर बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड बाय अस, उसका बर्थडे हमारे द्वारा सेलिब्रेट किया गया। किसके द्वारा सेलिब्रेट किया गया, हमारे द्वारा। अस कहाँ लिखा हुआ है, एंड में, ये पैसिव वॉइस है। मोहन इज पेंटिंग अ हाउस, शी वॉज रीडिंग अ बुक, आई हैव सीन द मूवी, ये तीनों सेंटेंस एक्टिव वॉइस में हैं, और तीनों गलत हैं क्योंकि हमसे पैसिव वॉइस पूछा गया था। आंसर A3 सही है। अगला क्वेश्चन है विच वन इज़ नॉट अ कंजंक्शन, इनमें से कौन सा कंजंक्शन नहीं है, संयोजन नहीं है। संयोजन वो होता है जो दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ दे, फुल स्टॉप लगाने की जरूरत ना हो, कॉमा लगाने की जरूरत ना हो, कंजंक्शन से भी जोड़े जा सकते हैं दो शब्द या दो वाक्य। एंड ये कंजंक्शन है, जैसे मैंने आपको बताया, सीता और गीता, राम एंड श्याम, और भी है, बट भी है, पर ऑन नहीं है। ऑन एक प्रेपोजिशन है जो हमने पिछले किसी सवाल में देखा, माई हाउस इज ऑन द थर्ड फ्लोर, तो ऑन एक प्रेपोजिशन है, इसको कंजंक्शन नहीं कहेंगे। अगला प्रश्न है विच वन इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ रोल प्लेइंग। अल्प अवधि के लिए कोई ऐसा मान लेते हैं कि हम वो हैं जबकि हम हैं नहीं। जैसे आपने बचपन में चोर सिपाही खेला होगा, तो कोई चोर का रोल प्ले कर रहा है, कोई सिपाही का रोल प्ले कर रहा है, या किसी ने डॉक्टर खेला होगा, तो आप डॉक्टर बन के, कोई मरीज बन के, ऐसे रोल प्ले करा जाता है। व्यावसायिक जीवन में भी हम रोल प्ले करके बहुत सारे मैनेजमेंट गेम्स खेलते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। भूमिका निभाने से कौन सा लाभ नहीं है, हमें ये बताना है कि ये सब एक्टिविटी करके रोल प्लेइंग वाली हमें क्या लाभ नहीं मिलता है। बिल्ड कॉन्फिडेंस, अरे मिलता है ना। आप पुलिस वाले बन जाएं या आप डॉक्टर बन जाएं तो ऐसा लगता है ना कि हाँ मैं कुछ हूँ, तो कॉन्फिडेंस तो आता है, आत्मविश्वास पैदा होता है। पहला आंसर तो सही है, हमें तो ये बताना क्या नहीं होता है। डेवलप लिसनिंग स्किल्स, अरे आप पुलिस वाले बन जाओगे, कोई अपनी शिकायत लेकर आएगा तो आप पुलिस वालों की तरह सुनोगे ना उनकी शिकायत कि हाँ भाई लिखवाओ, अपनी रिपोर्ट लिखवाओ, तो सुनने की स्किल्स भी बढ़ती है रोल प्लेइंग में, राइट। मैनेजमेंट में जब हम गेम्स खेलते हैं तो रोल प्ले इसलिए किया जाता है कि ताकि किसी समस्या का निवारण कर सकें मैनेजर बन के, तो उसमें सुनना पड़ेगा ना भाई समस्या, तभी तो निवारण करोगे आप। तो डेवलप लिसनिंग स्किल, ये लाभ मिलता है, हमें वो बताना है जो लाभ नहीं मिलता। डेवलप क्रिएटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ये भी लाभ मिलता है, हमें रचनात्मक वह समस्या समाधान कौशल विकसित करता है रोल प्लेइंग। अगला है डेवलप्स बोर्डम, बोरियत पैदा करता है। अरे बोरियत पैदा करता है तो हम ये खेल खेलते ही क्यों, हम मैनेजमेंट में ये एक्टिविटी करवाते ही क्यों, बोर थोड़ी करना है। यही आंसर है, ये कोई ऐसा लाभ नहीं है जो हमें रोल प्लेइंग में मिलना होता है, ये तो कोई लाभ ही नहीं है। बोरियत होना कोई लाभ होता है क्या, तो ये आंसर बिल्कुल सही बैठ रहा है इस क्वेश्चन के लिए। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है विच वन इज नॉट अ वॉवल, इनमें से कौन सा स्वर नहीं है। A-E-I-O-U, ये 5 वॉवल्स होते हैं, इनके अलावा जो भी इसमें लिखा होगा वही आपका आंसर है। वो है A3 पर F लिखा हुआ है, F वॉवल नहीं होता, कॉन्सोनेंट होता है। इस तरीके से हमने आज के 25 सवाल पूरे किए। प्रैक्टिस टेस्ट जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जब आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपके सामने यही टेस्ट खुलने वाला है। इस टेस्ट के सारे सवाल देने के बाद जब आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने व्यू स्कोर नाम का एक ये ऑप्शन आएगा। इसको क्लिक करने के बाद आप अपने स्कोर को जांच सकते हैं। जैसे इस बार भी हमने पूरे में से पूरे अंक लिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग भी जब आपके सामने ये सवाल आएंगे तो गलती नहीं करेंगे और पार्ट बी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में आप सबको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे।
थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ध्यान रखें, CBT परीक्षा के लिए ऑल द बेस्ट।